आप लोगों के पास टाइम हो तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना? क्योंकि देखिए आपने बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, बाज़ वक़्त होता है कि आप किसी क्लास के एनवायरनमेंट में पढ़ लें तो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अच्छा, स्टैक के बारे में आपको कितना आइडिया है? यानी इसको पढ़ने की ज़रूरत भी है या नहीं है, या बहुत ज़रूरत है? हुँ, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। स्टैक को ना हम थोड़ा-सा देखेंगे कैसे ये होता है। बेसिकली हम जो स्टैक बनाते हैं ना, आमतौर पे तो क्या होता है, जिस तरह कोई भी ऐसी जो है ना, जिस तरह एक होता है ना, वो बच्चों के टॉयज होते हैं, उसमें आपने रिंग्स डालने होते हैं एक रॉड में, एक होल में। ये भी स्टैक होगा। आपके पास जो प्लेट्स आपने कहा वो पड़ी हुई है, ये भी एक स्टैक की एग्जांपल है। लड़कियों की इवन जो बैंगल्स है, चूड़ियाँ, वो भी उसकी एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एग्जांपल में वो चीज़ एक कंडीशन कवर होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि आपको जो आपने लास्ट में चीज़ रखी है ना, वो आप सबसे पहले निकालेंगे उसको। ठीक है? जैसे इस केस में भी जो बच्चों का टॉय होता है, उसमें भी जो लास्ट में आपने रिंग डाला है वो आपने सबसे पहले निकालना है। और जो आपने फर्स्ट में डाला था, जब बाकी सारे निकल जाएंगे तब वो निकलेगा। इसे हम कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो पहले जाएगा वो एंड पे बाहर आएगा। ठीक है? सो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? ये एक एरे होती है सिंपल। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना प्रोग्रामिंग में या डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो ये जस्ट एरे होती है, लेकिन एरे को हम यूज ऐसे करते हैं कि ये जो एलिमेंट इसमें हमने डाल में ना, हम ओपन इंडेक्स ही दे रहे होते हैं यूजर को कि कहीं भी वैल्यू रख दे, ऐसे नहीं हम करते। हम इंडेक्स को खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसको आप समझिएगा कि कैसे हम काम करती है। इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसे हम कहते हैं टॉप। टॉप। और ये एरे है जिसको नाम हमने कुछ भी रखा होगा, डाटा रखा होगा या स्टैक रखा होगा। ये स्टैक है। अब जो स्टैक है, उसमें बाय डिफॉल्ट जो टॉप में पड़ा होता है ना, वो -1 पड़ा होता है। -1 का मतलब है कि आप समझ लें कि टॉप इस जगह को रेफर कर रहा है। 0 1 2 3 4। यानी जब स्टैक एम्प्टी होगा तो टॉप की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। इसको हम सिर्फ समझने के लिए कहते हैं कि ये इसको पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंटर ये होता भी नहीं है, पॉइंट एक भी नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे पोजीशन पड़ी होती है टॉप में। आप ये समझ लो कि कहाँ तक स्टैक फिल्ड है। जब एरे का पहला जो इंडेक्स है उसमें कोई वैल्यू हम डालते हैं, तो उसी वक्त हम टॉप में 0 डाल देते हैं, जिसको हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि अब ये इस सामने वाले को पॉइंट कर रहे हैं। ये पॉइंटर होता नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम ये कहते हैं इस तरह से है इसको। तो जब हमने पहला एलिमेंट डाला तो टॉप में आ गया 0। 0 का मतलब है कि इसमें 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है। फिर जब हमने दूसरे इंडेक्स पे कोई वैल्यू डाली, 4, तो टॉप में आ गया 1। 1 का मतलब है कि इसमें 1 इंडेक्स तक वैल्यू पड़ी हुई है। इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। 1 के बाद ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और लास्ट में जाके ये हो जाता है, बिल्कुल एंड पे जाके ना इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। जब ये पूरा स्टैक जो है भर जाएगा तो स्टैक की वैल्यू हो जाएगी ये। अच्छा, इसके बाद जब हम इसमें कुछ और वैल्यू डालना चाहेंगे ना, अब ये जो 4 है इसको आप समझ लें कि ये n इज इक्वल टू 5 था इस केस में ना, एरे का जो साइज था। तो वो देखता है कि अगर टॉप की वैल्यू इक्वल हो गई है n-1 के, ठीक है, तो फिर टॉप जो है वो फुल हो चुका है, दोबारा और एलिमेंट्स ऐड नहीं करने देने। ठीक है? क्लियर है ना ये चीज आपको? तो अब तक जो हमने देखा है, तो स्टैक एम्प्टी कब होगा? जब टॉप की वैल्यू क्या होती है रमशा? स्टैक एम्प्टी कब होगा? खाली कब होगा स्टैक?
-1 हो जाएगी। और स्टैक फुल कब होगा? जब इसकी वैल्यू n-1 होगी। नहीं नहीं, जब इसमें n-1 का मतलब है कि इसके अंदर इंडेक्स पड़ा होता है ना, लास्ट इंडेक्स पड़ा होता है। लास्ट इंडेक्स क्या होता है? अगर एक एरे है, एरे के अंदर 10 वैल्यूज है, तो वो 0 से लेकर 9 इंडेक्स बनेंगे उसके। ठीक है ना? अगर n = 10 है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? n-1। ठीक है ना? हाँ, तो ये टॉप तब एरे स्टैक फुल होता है अगर आपके पास n-1 हो जाए। इसमें सवाल ऐसे ही आते हैं छोटे छोटे किस्म के ना। अच्छा, अब जब हमने स्टैक को खाली करना है तब हम क्या करेंगे? जब स्टैक को हमने खाली करना है तो हमने बेसिकली इसमें ना, अब जैसे जैसे वैल्यूज हम रिमूव करते जाएंगे ना, हम इसके अंदर ले आएंगे 3। यानी अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। वैल्यू बेशक हम इसमें से रिमूव ना करें, वो वैल्यू बाद में ओवरराइट हो जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, फिर 3 के बाद 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। हम अज्यूम करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है तो स्टैक इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स निकल चुके हैं स्टैक में से। अब जब इसको मैं -1 कर दूंगा, इसको भी मैं निकाल देता हूँ एलिमेंट को, तो फिर स्टैक की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी ये इस जगह पे आ गया। यानी स्टैक अब खाली पड़ा हुआ है। तो हम किसी भी टाइम में स्टैक में वैल्यू डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। वो कैसे हम करते हैं? स्टैक के फंक्शंस होते हैं, इसे हम कहते हैं पुश एंड पॉप। तो पुश का फंक्शन क्या करता है? अगर आपने पुश के अंदर डाला है लेट्स से 5, तो इसका मतलब है कि स्टैक खाली है ना, तो वो कहेगा कि इसमें 5 ऐड करो और टॉप में एक वैल्यू बढ़ा देगा। -1 है तो 0 ले आएगा। और जब हम पॉप करते हैं, पॉप का फंक्शन हम ऐसे ही कॉल करते हैं, तो वो क्या करता है? पॉप के टाइम पे वो टॉप में से -1 करता है और रिटर्न कर देता है जो वैल्यू पड़ी होती है स्टैक के टॉप पे। स्टैक के किस इंडेक्स पे? टॉप वाले इंडेक्स पे। अब ये सब एक कोडिंग आ जाएगी ना, कोडिंग पे मैं जाना नहीं चाह रहा। बस पुश का मतलब है स्टैक में कोई वैल्यू ऐड होगी, पॉप का मतलब है कि वैल्यू बाहर निकलेगी। अच्छा, आपने 5 निकालना है बाहर, तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको पहले 9 2 1 4 5 निकालने पड़ेंगे, तब जाके 5 निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है रिंशा? अच्छा, और इसका एक फंक्शन है पीक का। पीक क्या करता है, आइडिया है आपको? अच्छा अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। स्टैक में ना एक चीज आपने याद रखनी है, जो पुश है वो कोई वैल्यू को ऐड करता है, जो पॉप है वैल्यू को निकाल देता है। जैसे मैंने 5 पुश किया, ऐड हो गया। 4 पुश किया, ऐड हो गया। 3 पुश किया, ऐड हो गया। और जब मैं पॉप करूंगा ना, तो 3 वैल्यू जो है स्टैक से बाहर निकल आएगी, यानी ये जगह खाली हो जाएगी। जब मैं 4 पॉप करूंगा तो ये बाहर निकल आएगी, ये जगह खाली हो गई। 5 पॉप किया तो ये बाहर निकल आएगी, ये खाली हो गया। तो पीक का फंक्शन पता है क्या करता है? अगर मैं चाहता हूँ कि सबसे ऊपर स्टैक के कौन सी वैल्यू पड़ी है, 5 4 3, इसी को हम एग्जाम्पल को लेते हैं। पीक करने का मतलब झांकना। जब मैं पीक करूंगा, पीक का फंक्शन कॉल करूंगा, तो वो जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है ना स्टैक के, वो मुझे रिटर्न कर देगा। सॉरी, वो इसको निकालेगा नहीं स्टैक में से, सिर्फ मुझे शो कर देगा, मुझे उससे वैल्यू देगा। पॉप में क्या होता है? वो वैल्यू आपको देता है और वैल्यू को रिमूव भी कर देता है स्टैक से, निकाल भी देता है। पीक में वैल्यू को स्टैक से निकालता नहीं है। ठीक है, सिर्फ शो होती है। हाँ, ये देखिए ना, पॉप में और इसमें रिमूव्स एंड रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट। और पीक या टॉप, इसका फंक्शन जो है क्या करता है? रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। और पुश जो है वो ऐड करता है एलिमेंट। अच्छा, स्टैक इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? सबसे पहले फंक्शन कॉल मैनेजमेंट में ये यूज होते हैं। फंक्शन कॉल मैनेजमेंट का पता है आपको? कॉल स्टैक। ये कॉल स्टैक का लफ्ज ना कहीं पे और जगह पे भी आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में या आर्किटेक्चर में कहीं यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज हो सकता है ये। मैं आपको जल्दी से बता दूं ये होता क्या है। आपने एक फंक्शन है मेन फंक्शन यूज किया कोडिंग में ना, आपने उससे कॉल किया एक और फंक्शन को, जो कि फंक्शन है F1। उससे आपने कॉल कर दिया एक और फंक्शन को, F2 को। अब जब F2 का कोड सारा खत्म होगा ना, तो F1 में जहां से कॉल हुआ था F2, जो कंट्रोल है ना, वापस इस पे आएगा, इस जगह पे।
और F1 जो है वो जहां से खत्म होगा उसके बाद वो दोबारा मेन में उस जगह पे जाएगा जहां से मेन ने इसको कॉल किया था। तो फंक्शन कॉल स्टैक ये होता है कि आपके पास ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये मैनेज करता है इसको। सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ ना वो उसकी स्टैक में डाल देता है कि भाई मेन सबसे पहले चला है। फिर F1 कॉल हुआ तो वो F1 को डाल देता है इसमें। फिर F2 कॉल हो गया तो प्रोग्राम हमारा F2 में चला गया इसके कोड में। अब जब फंक्शन 2 खत्म होगा ना, जब जब फंक्शन कॉल होता है तो स्टैक में पुश होता है। जैसे फंक्शन एक खत्म हो जाता है तो वो स्टैक से पॉप हो जाता है। फिर वो दोबारा किस फंक्शन में आता है वापस F1 में। ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये भी तो देखना है ना कि मैं F2 से F2 खत्म हो गया मैंने वापस कहाँ जाना है। तो वो एक स्टैक मैनेज कर रहा होता है फंक्शंस का, फिर वो F1 में आता है। फिर भी इसका कोड कंप्लीट हो जाता है, इसको वो पॉप करता है और वो आ जाता है मेन में। फिर जब मेन भी खत्म हो जाता है तो फिर वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। समझ आ गई फंक्शन कॉल स्टैक की। सेकंड है अनडू मैकेनिज्म। एडिटर्स में आपने एक जगह पे ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर आपने अनडू किया कंट्रोल प्लस CTRL प्लस जी से, या अनडू का एक बटन होता है इस तरह का एरो होता है। तो वो क्या करता है, अगर आपने सी लिखा था तो वो पहले इसको रिमूव कर देगा, बी लिखा था तो इसको रिमूव कर देगा, ए लिखा था तो इसको रिमूव कर देगा। इसमें आप ये समझ लें जो भी आप कीबोर्ड पे की प्रेस कर रही है ना वो एक स्टैक बनता जा रहा है ए बी और सी। अगर आप कंट्रोल जी करती हैं तो वो इसको पॉप कर देता है, फिर कंट्रोल जी किया इसको पॉप कर दिया। कुछ इस तरह से इसमें ये अनडू रीडू के मैकेनिज्म में यूज हो सकता है। ठीक है। देन एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, कन्वर्टिंग इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। ये आपको पता है, ये भी आपने किया होगा इसमें, इस सब्जेक्ट में। ये क्या होता है, बाज औक़ात ना एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए यूज होता है। आपने किया इसकी एग्जांपल रिमशा? नहीं याद आ रहा। अच्छा, काफी कुछ रिवाइज करना। क्या हुआ है? अच्छा। हाँ चल, कोई बात नहीं, चले अच्छा हो गया आपने वो कर ली, क्योंकि हमने थोड़ी सी पढ़ी है, क्योंकि मुझे खुद भी इतनी ज्यादा उसकी आइडिया नहीं हो रहा था कि क्या क्या पढ़ना चाहिए उसमें। वो बस हमने सो सो ही पढ़ा है। अच्छा नूरुल है ना, आप इधर ही है? अच्छा ये याद रखिएगा, एक्सप्रेशन वैल्यूएशन का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मैथ्स में देखा होगा कि आपके पास बोर्ड मैथ्स रूल होता है कि आपके पास जो है ब्रैकेट्स होती हैं। आपने लिखा 5 × 3 / 2 + 1। तो आपके पास अगर ये ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो आपने इनको सॉल्व करना होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है इनको। हम्म। तो इसमें ना इसको सॉल्व करने के लिए भी ये क्या करता है, ये स्टैक को इस्तेमाल करता है। हाँ हाँ हाँ, बोर्ड मैथ से होता है। ब्रैकेट ऑफ यानी ब्रैकेट पहले हटेंगी, यानी ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। फिर डी मैथ्स, हाँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें भी स्टैक यूज हो रहा होता है कि आपने सबसे पहले ये ब्रैकेट पुश कर दी, फिर दूसरी ब्रैकेट पुश कर दी, फिर 5 को पुश कर दिया। कुछ इस तरह से ना इसका काम इसमें हो रहा होता है एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। फिर आपने यहाँ पे 3 ऐड किया, लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 3 2, कुछ ऐसा इसमें होता है। मैं इसको थोड़ा सा चेक करता हूँ। 3 है फिर 2 है, जैसे ही इसको ये वाली ब्रैकेट मिलती है ना, ये वाली ब्रैकेट, तो ये उन दो नंबर्स को सॉल्व कर देता है इन दो को। तो ये 3 / 2 इस केस में चलो अगर इंटीजर है तो 1 हो जाएगा।
फाइव फाइव, हम कोई इजी एग्जांपल ले लेते हैं। 5 × 2 डिवाइडेड बाय 3। 5 × 2, ठीक है। नहीं, 5 × 10 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं इसको। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक ब्रैकेट गई, फिर दूसरी ब्रैकेट गई, फिर 5 गया। या ब्रैकेट्स भी शायद नहीं डालता भी है कि नहीं डालता, वो तो नहीं डालता ब्रैकेट्स। हाँ, 5 10, जैसे इसको ये ब्रैकेट मिलती है ना, तो वो इन दोनों को सॉल्व कर लेता है, जो भी इसके दरम्यान ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म कर देता है। तो इससे 5 10 50, और फिर ये, अच्छा चलिए हम इसको देख लेंगे वैसे। अभी या हम नेट से देख के भी इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। लेकिन ये करता पता है कैसे, इनको ये डालता रहता है एक स्टैक के अंदर सारे एलिमेंट्स को। उसके बाद वो चेक करता है उसको, जहां उसको ये ब्रैकेट मिलती है ना, उससे पहले जो होते हैं ना नंबर्स दो, वो उनको सॉल्व करता है। तो उससे जो है, और बाद में जो है उसको दोबारा स्टैक में डाल देता है किसी जगह पे। तो 1 मिनट जल्दी से देख लेते हैं इसको। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन यूजिंग स्टैक। 2 + 4 × 4 + 6। हम्म। अच्छा चलिए इसको वैसे आपने देखना हो तो देख लीजिएगा। इसको ना हम सॉल्व तो करने, इसमें टाइम लग जाएगा। हम उस टाइम को थोड़ा बचाते हैं अभी। लेकिन इसका पर्पस आप समझने की पर्पस क्या होता है कि आपने जो इस तरह की एक्सप्रेशंस है ना, 3 × 5 + 2 × 6, इस तरह की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्टैक यूज कर लेते हैं प्रोग्रामिंग में ना। तो वो बड़ा इजीली इसको सॉल्व कर देता है। अच्छा आप बताइएगा जल्दी से, रमशा इधर ही हैं आप? अच्छा जी, स्टैक कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? फीफो या लीफो? हाँ, लीफो, लास्ट। जी जी, एग्जैक्टली। द ऑपरेशन टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक इज कॉल्ड पॉप, एग्जैक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक? बी, एग्जैक्टली। नेक्स्ट नहीं, क्यू क्या होती है? क्यू भी जो है ना स्टैक की तरह एक डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ, इसमें जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल होता है। जो एलिमेंट पहले डाला है वही पहले निकलेगा। इसके जो फंक्शन है ना, जिसका स्टैक में पुश और पॉप था, इसमें जो है इन क्यू और डी क्यू होता है। इन क्यू जो है वो उसके जो है ना, जो क्यू है उसके एंड पे, रियर मींस एंड होता है ना, वहां पे बैक पे एक एलिमेंट ऐड कर देता है, और जो डी क्यू है वो फ्रंट से पॉप करता है। ठीक है, तो इस केस में देखें, हम ये कह सकते हैं ना कि इसमें हमारे पास एक जो क्यू बनती है ना, आमतौर पे तो क्यू कहते हैं कितार को, जिस तरह रिसेप्शन वगैरह पे लोग लाइन में लगे होते हैं, या किसी काउंटर पे। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग में हम इसे कैसे देखते हैं? प्रोग्रामिंग में हम दो बेसिकली वेरिएबल्स लेते हैं इसके लिए। एक हम लेते हैं फ्रंट, और एक रियर। इसको हम इधर नहीं कहेंगे, इसको समझ लेंगे अलग से, यहाँ पे है।
रियर एंड फ्रंट। जैसे हमने स्टैक में देखा ना, टॉप होता है, तो इसमें दो होते हैं क्योंकि इसमें ऐड होता है बैक पे और रिमूव होता है फ्रंट से, इसलिए इसमें हम दो रखते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें जब ये क्यू काम कैसे करेगी, हमारे पास जो एलिमेंट है ये इसके इंडेक्स है, लेट से हम थोड़ा सा रिवर्स चल रहे हैं इस केस में, इसलिए इसको हम ऐसे नहीं रखते, इसको हम प्रॉपर ही चलते हैं। ये फ्रंट है और ये रियर है। अब होता क्या है इसमें क्यू में, अच्छा निशा, इनिशियली पता है क्या होता है इसमें, इनिशियली आप समझें कि ये जो फ्रंट है ना इसका वो -1 पे ही होगा ये भी, और रियर भी वहीं पे ही होगा। जब इसमें सबसे पहला एलिमेंट जाएगा ना तो फ्रंट आ जाएगा 0 पे, फ्रंट इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो मुझे वैसे याद नहीं है, मैं अपने अंदाज बता रहा हूँ। जो रियर है ना वो भी उस पे आ जाएगा, पहले वाले पे ही, यानी 0 0 पे दोनों आ गए जब इसमें पहला एलिमेंट गया। जी, क्या हुआ? फ्रंट से ये रिमूव होगा। हाँ देखिए पहले, हाँ एड रियर पे होगा। देखिए पहली एलिमेंट जब आया ना तो फ्रंट 0 पे आ गया, रियर भी 0 पे आ गया। अब दोबारा जब हम एलिमेंट ऐड करेंगे 6, तो रियर की वैल्यू हो जाएगी 1। अब रियर जो है ना वो आगे जाता जाएगा, फिर 7 किया तो रियर की वैल्यू हो गई 2। इस तरह जो है ना रियर जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो आगे जा रही है, फ्रंट वहीं पे ही है। अब फ्रंट की वैल्यू कब अपडेट होगी? देखिए यहाँ पे हम आगे ना तो रियर की वैल्यू होगी 3। फ्रंट की वैल्यू कब होगी, जैसे हम इन क्यू करते जाएंगे ना, यानी ऐड करते जाएंगे तो रियर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जब हम डी क्यू करेंगे, डी क्यू का मतलब है रिमूव करेंगे, तो जो फ्रंट की वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो रियर की वैल्यू बढ़ती है जब आप इसमें आइटम ऐड करते हैं, फ्रंट की वैल्यू बढ़ती है जब आइटम रिमूव करते हैं। जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो फ्रंट पे आ जाएगा 1, फ्रंट आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको आप ऐसे समझ लें, जब मैंने पहला एलिमेंट रिमूव किया ना, तो अब क्यू जो है वो, इसका जो फ्रंट है वो 1 पे आ गया, और रियर जो है 3 पे आ गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है? अच्छा, अब आगे चलते चलते होगा क्या, जब ये भी रिमूव हो गया तो फ्रंट पे 2 आ गया, फ्रंट इधर आ गया। जब ये भी रिमूव हो गया तो फ्रंट पे 3 आ गया, नहीं सॉरी 2 आया था अभी तो। फिर जब ये भी रिमूव हो गया 8 भी, मैंने 8 रिमूव कर दिया, तो अब फ्रंट के अंदर क्या आ गई वैल्यू? क्या आ गई? नहीं 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 नहीं, हमने तो इधर इधर आ गए ना, फ्रंट हम आगे जा रहे हैं इस केस में। क्या आ जाएगी? 3। हाँ नहीं, कम नहीं होगी इस केस में ना, इसको थोड़ा समझे, इसको दोबारा से देखते हैं इस एग्जांपल को ना। आपने ऊपर इंडेक्सेस याद रखने हैं बस। इसमें ये है फ्रंट और ये है रियर। अब आप ये समझे कि जैसे हमने पहला एलिमेंट डाला 1 या 2 से शुरू कर लेते हैं, तो फ्रंट में क्या आ गया? 0 इंडेक्स आ गया, फ्रंट यहाँ पे है, रियर इसका यहाँ पे है। रियर को हम थोड़ा करीब कर लेते हैं ताकि जरा हमारे लिए ईज हो जाए। ये बोलते ठीक है ऐसे। रियर जो है वो भी यहाँ पे है, रियर में भी 0। जब मैं इसमें दूसरा एलिमेंट ऐड करूंगा तो अब रियर जो है यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, और इसमें 1 0 की जगह 1 आ जाएगा इंडेक्स। अब जैसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ ना, तो रियर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फ्रंट पे 0 पे है, रियर 2 पे है। इसका मतलब है कि जो मैंने लास्ट एलिमेंट ऐड किया ना वो 2 पे ऐड किया है,
और फ्रंट जीरो का मतलब है कि जो मैं पहला एलिमेंट निकालूंगा ना वो जीरो से निकालूंगा। समझ आ रही है इसकी? ये एक क्यू है, ठीक है। क्यू टू सबसे पहले लगा हुआ है, फिर थ्री, फिर फोर। तो सबसे पहले कौन सा है? टू है ना, तो फ्रंट में सबसे पहला होता है बंदा। और सबसे एंड पे कौन है? वो रियर में पड़ा होता है, रियर कहते हैं बैक को। तो एक क्यू का स्टार्ट है, क्यू का एंड है। तो क्यू का स्टार्ट और एंड इसको हम कहते हैं क्यू का फ्रंट एंड रियर। ठीक है। तो रियर में पड़ा होगा आखिरी एलिमेंट, याद रखिएगा। अच्छा, फिर इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया 5 लेट्स से, तो अब रियर में पड़ा हुआ है 3। तो इसको थोड़ा सा हम क्लीन अप कर लेते हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों को। इसका मतलब है कि ये हो गया। अब देखिए यहाँ से निशा हम रिमूव करना शुरू करेंगे। रिमूव देखो एंड से तो नहीं होता ना इस केस में स्टैक की तरह, इसमें तो फ्रंट से रिमूव होगा। सबसे पहले 2 रिमूव होगा, फ्रंट की वैल्यू बन जाएगी 1। तो अब फ्रंट जो है वो इसको पॉइंट नहीं कर रहा, अब वो इधर आ गया है। अब ये रिमूव हो गया, मैंने 3 भी रिमूव किया, क्यू से निकल गया। जिस तरह नादरा वगैरह में अब क्यू पे लगते हैं, जो जो बंदा उसका काम होता रहता है वो निकलता जाता है। अच्छा, फिर ये आ गया 2 पे। फिर 2 भी हमने निकाल दिया। जब निकाला तो ये आ गया इस पे 5 पे। तो इसकी वैल्यू हो गई 3। सॉरी, जब 2 निकाला ना, जब 2 इसकी वैल्यू हुई थी, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे 3 पे आ चुका था। अ, बल्कि नहीं, जब ये यहाँ से हाँ निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब ये 3 पे आ गया ना, रियर और फ्रंट इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई। फ्रंट में 0 था मीन्स, जब हम इसको निकालेंगे ना थर्ड वाले को, ये भी निकलेगा। तो अब इसकी वैल्यू होपफुली 4 हो जानी चाहिए। यानी जब फ्रंट की वैल्यू बढ़ेगी रियर से, तो इसका मतलब है कि जो क्यू है ना वो एम्प्टी हो गई है। जो क्यू एम्प्टी होने का है ना, वो हमने बस देखना है। व्हेन a queue is empty, when the front and rear pointers are equal or the front pointer is at special value like -1। ठीक है। अच्छा, इस केस में यही होगा जब वो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी ना, फ्रंट और रियर की। जब वो वैल्यूज को निकालता जाएगा और वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो क्यू एम्प्टी हो जाती है। ठीक है। ये जब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे ना, तो हमारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब क्यू की टाइप्स है, एक सर्कुलर क्यू है। सर्कुलर क्यू क्या होगी? सर्कुलर क्यू होना तो ऐसे ही चाहिए सर्कुलर केस में। जो क्यू है ना, आपने इसमें एक चीज देखी है कि जो फ्रंट था, एक टाइम आता है जब फ्रंट यहाँ पहुंच गया, रियर भी यहाँ पहुंच गया, या ये आगे आगे दोनों, फ्रंट भी इधर आ गया, रियर भी इधर आ गया। ऐसा होता है ना इसमें, जब हम पुश इसमें इनक्यू करते रहे और बाद में हमने निकालना शुरू कर दिए। ऐसा हो रहा था ना रमशा? तो इस केस में क्या करते हैं, क्योंकि इसमें मामला जरा डिफरेंट होता है, तो हम ये करते हैं। हमने ये देखा था ना कि ये क्यू थी, इसमें हमने एलिमेंट ऐड करना शुरू किए, जैसे से ऐड करते गए तो रियर जो है यहाँ पहुंच गया, फ्रंट यहीं पे था। जब निकालना शुरू किया तो फ्रंट भी साथ इधर आ गया। तो फिर हम ये क्या करते हैं, हम इस एरे को ना इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं सर्कुलर फैशन में, कि ताकि वो ऐड होते रहे, रिमूव होते रहे, लेकिन क्यू पे जो है ना कोई असर ना पड़े। 1 2 3 4 5 6 7। अब जब ऐड होते जाएंगे तो फ्रंट यहाँ पे पड़ा होगा, और रियर आगे आगे बढ़ता जाएगा, और रियर यहाँ तक पहुंच गया। जब निकालना शुरू करेंगे यहाँ से निकलते जाएंगे एलिमेंट, यहाँ पे आते आते हो सकता है फ्रंट और रियर जो है वो बराबर हो, जब ये सारे एलिमेंट निकलेंगे तो।
तो यहीं से वो दोबारा ऐड करना शुरू कर देगा। सर्कुलर वे में क्यू को यूज करने का फायदा क्या है कि एक अगर 10 पर्सन की क्यू है ना, उसको हम यूटिलाइज करते जाएंगे, बार बार यूज करते जाएंगे। वरना क्या था, जब पूरी अरे खत्म हुई ना, जब फ्रंट जो है वो लास्ट एलिमेंट तक आ गया, रियर और फ्रंट फुल हो गए, तो इसके बाद हम क्यू इससे आगे यूज नहीं कर सकते ना। समझ आ रही है रिमशा इस चीज की? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यू को सर्कुलर बना देते हैं। सर्कुलर का मतलब है जब वो लास्ट एलिमेंट होता है ना, सर्कुलर का मतलब ये है जब क्यू ने ना कुछ पहले बंदे जो है निकल गए उसमें से, और लास्ट पे अब फ्रंट यहाँ पे है और रियर यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये सारी जगह खाली पड़ी हुई है ना। अब अगर हम चाहें कि इसके बाद भी कोई बंदे ऐड हों, तो उनको हम यहाँ पे ऐड करा देंगे। 3 4 5 6। सर्कुलर क्यू का ये फायदा है, सर्कुलर नहीं होगी तो ये जगह एम्प्टी चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। फिर एक होती है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में हम जो है पर्सन को उसकी डबल टाइम से नहीं भेजते कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में, इससे नहीं भेजते। आम क्यू में हम देखें ना कौन सा पहले एलिमेंट आया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इन हुआ पहले वो आउट होगा। प्रायोरिटी क्यू में हम देखते हैं जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो उसको हम पहले भेजते हैं। प्रायोरिटी क्यू क्या हो सकती है रियल लाइफ में, कि आपके पास एक पेशेंट्स वो है जो कि हॉस्पिटल में आपने पेशेंट्स को डील करना है, लेकिन कुछ इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं। इमरजेंसी केसेस में आप बाकी पेशेंट्स को छोड़ देते हैं और आप पहले उनको देखते हैं। या जो क्रॉनिक केसेस है, क्रॉनिक केसेस मतलब कोई ऐसा है जो एडमिटेड पेशेंट है, जो वार्ड में है, एडमिट हुआ हुआ है, उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई, या उसको कैंसर का पेशेंट है वो, उसके टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। एक आम बंदा है या कोई आम किसी का एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होना है या कुछ होना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको फौरन से किया जाए। लेकिन जो एक्सीडेंट केसेस हैं इमरजेंसी के, या कोई ऐसे क्रिटिकल क्रॉनिक इलनेस है किसी को, उसको पहले देखना होता है, तो वो उस केस में क्यू में जो प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा है ना, सबसे पहले उसको देखा जाएगा। तो हो गया। तो इसमें एक वैल्यू समझ लें प्रायोरिटी की भी होती है, जिसकी बेस पे वो उसको पहले भेज रहा होता है। इसमें बेसिकली ना वो क्यू को एडजस्ट भी करता जाता है। यहाँ पे जो बंदा है उसको उठा के इधर ले आएगा, इस वाले को उधर ले जाएगा, ऐसे करके ना वो कर रहा होता है। ये गेन अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब हम देखेंगे। डबल एंडेड क्यू जो है ये पता नहीं क्या होती है, ना मैंने पढ़ी है ना इसको देखा है। अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे, वरना इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखा उसने ये है कि इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों एंड से ये इंसर्ट और डिलीट कर सकती है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे है, टास्क स्केजुलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू स्केजुलिंग हमने थोड़ा सा देखा था ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि स्केजुलिंग होती है, प्रोसेसेस आते हैं, प्रोसेसेस की हमने कहा था क्यू होती है, रेडी क्यू, जॉब क्यू। तो वहां पे ना क्यू यूज हो रही थी कि सीपीयू को जो प्रोसेसर टास्क को जो सीपीयू असाइन होता है ना, वो भी एक क्यू के फॉर्म में आ रहे होते हैं। फिर हमने देखा था रिसोर्सेज के प्रिंटर की क्यू होती है, आईओ क्यू हमने देखा था। इनपुट आउटपुट क्यू के प्रिंटर के पास भी क्यू लगती है, जब आप प्रिंटर को मल्टीपल प्रिंट्स देते हैं ना, तो एक क्यू मेंटेन होती है कि पहले ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करो, फिर ये, फिर ये। इसी तरह फिर है ब्रेड फर्स्ट सर्च। ये क्या होती है, ये ट्रीज में हम देखेंगे, अभी इसकी छोटी सी एग्जांपल है, हम वो देख लेंगे। ब्रेड फर्स्ट सर्च क्या होती है, जब हम ट्री की बात करेंगे ना, तो ट्री दो तरह की सर्चिंग इसमें होती है, ब्रेड फर्स्ट और डेप्थ सर्च। डेप्थ फर्स्ट, डेप्थ होती है कि ये चीज कितना अंदर ये जा सकता है, ये डेप्थ है। ब्रेड्थ है कि ये लेवल। ब्रेड्थ का मतलब है कि एक लेवल को पहले कंप्लीट करो, डेप्थ का मतलब है पहले फुल डेप्थ तक जाओ। तो ब्रेथ के केस में क्या होता है, सबसे पहले ये फिर सर्च होगा, वो इसको देखेगा ट्रेवर्स करते हुए, फिर इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, फिर इसको, फिर इसको इसको। ठीक है, समझ आ रही है ना ये? एक एक लेवल बाय लेवल वो चेक कर रहा है। फिर इसको देखेगा, फिर वो इसको देखेगा, देन इसको, इसको। जब हम ट्री पढ़ेंगे ना तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च ये आते भी हैं इसके सवाल बार बार। डेप्थ फर्स्ट में क्या होता है, वो इसमें आएगा, फिर फौरन से इसके पहले जो चाइल्ड है इसमें चला जाएगा, फिर उसके चाइल्ड में, यानी डेप्थ में जाता जाएगा। फिर वापस आके इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, या इसको ट्रैवर्स करेगा, इसको, फिर इसको। ठीक है ना, वो डेप्थ में जा रहा है। अब फिर इसके बाद सारे उस सब ट्री को, इस सारे को सॉल्व करने के बाद या चेक करने के बाद वो इसमें आएगा, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है ना, ये डेप्थ में जा रहा है। डेप्थ फर्स्ट।
इसी तरह पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देन दिस, देन दिस। सो ये छोटा सा डिफरेंस था ब्रेथ फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट से क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे क्यों यूज होते हैं, इसको कोई ना कोई पर्पस होगा ना आगे चल के। जल्दी से बताइएगा इसका। इन अ स्टैंडर्ड क्यू द एलिमेंट है दैट हैज बीन वेटिंग द लॉन्गेस्ट इज रिमूव फर्स्ट। नहीं, वो क्या कह रहा है इसमें, द एलिमेंट दैट हैज बीन वेटिंग द लॉन्गेस्ट, जो सबसे पहले ऐड हुआ है, इज रिमूव फर्स्ट। जो लास्ट पे ऐड हुआ और वो फर्स्ट पे आउट हुआ, या तो पहला होगा या इन लास्ट आउट तो है नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, सेकंड भी। ओ सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट तो नहीं होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही है ना, कि स्टैंडर्ड क्यू की उसने बात की है, बस इसका जो प्रिंसिपल है आप वो देख लें। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहाँ पे उसने स्टैंडर्ड क्यू की बात की है, अब आपको इसका पर्पस पता होना चाहिए, आगे वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो एक नॉर्मल क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी ठीक है, और लास्ट इन लास्ट आउट ये भी ठीक ही होता है इस केस में। ऐसा ही है। हेलो। जी। अच्छा, अब सेकंड का बताइएगा आंसर। द ऑपरेशन टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ अ क्यू। क्यू, इन क्यू, एग्जैक्टली। वो एंड पे ही ऐड होता है ना। ये ऐसे इसने कंफ्यूजिंग सवाल बनाए हुए हैं, बस वो पूछना चाह रहा है कि ऐड के लिए कौन सा फंक्शन है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट अ ब्रेड फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। ये देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है वैसे। वो कह रहा है कि बीएफएस जो है हाँ, इसने क्यू में जिक्र किया था ना इसका। क्यू में इसने जिक्र किया था कि क्यू क्यों ये जरूरी है, क्योंकि टास्क शेड्यूलिंग, रिक्वेस्ट हैंडलिंग और बीएफएस के लिए, ये बीएफएस ग्राफ के लिए यूज होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने ना ट्रीज पढ़ने हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही हम इसको कल पे रख लें, क्योंकि हमारे पास ट्रीज हैं, ग्राफ्स है, फिर हैश टेबल है जिसको हम थोड़ा बहुत टच ही कर ले तो काफी है, हीप भी हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा देखेंगे बस, और कोई ज्यादा जरूरत तो नहीं है। हीप को हम स्किप भी कर सकते हैं। ग्राफ, ट्रीज, ये दो हमारे पास टॉपिक्स है मेनली। क्या कहती हैं आप, इसको थोड़ा सा देख लें अभी हम, ट्रीज को। कुछ कुछ देखिए आपने कवर कर ली है, कुछ कुछ कवर कर लिए हैं। थोड़ा सा आपको जो प्रॉब्लम हो सकता है वो इसलिए क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया इसको ना, हमने कोड नहीं किया है इसका। कोड करने से आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन अगर आपको वैसे भी चीज़ों का पता चल गया है ना, तो आप कुछ हद तक सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें आगे चल के एडवांस टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े होते, अगर एडवांस में से क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, हम खैर नहीं आता तो। बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक्स इस तरह से जिस तरह पे हम ट्री पढ़ रहे हैं ना। अब ट्री में जो सबसे पहली इसकी नोड होती है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं रूट। आपको ये कीवर्ड्स पता होना चाहिए, बेसिक्स तो पता होनी चाहिए ना। आप अगर 100% सॉल्व नहीं कर सकती टेस्ट को, तो आप अगर 70% सॉल्व कर लें तो ये भी बड़ी अचीवमेंट है। आप मुश्किल टॉपिक्स छोड़ दें, जो इजी और मीडियम लेवल के टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लें। ठीक है। अच्छा, ट्री वाला इजी है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ट्री क्या होता है, ये एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें एक हायरार्की बन रही होती है ना, लेवल्स बन रहे होते हैं।
कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स, इसमें से हर इसको हम नोड कहते हैं। ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि दरख्त भी ऐसे ही होता है ना, पहले रूट होती है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस बनती हैं, ब्रांचेस के अंदर फिर और होते हैं, फिर उसमें लीव्स होते हैं ब्रांचेस के बाद। तो एक शाख से और शाखें निकल रही होती हैं, उससे और शाखें, और एंड पे जाके पत्ता होता है, पत्ते से आगे कोई फिर शाख नहीं हो सकती। तो इसमें जो है ना, इसमें भी रूट होती है पहले, जिसको जड़ बोलते हैं। उसके बाद इसकी ये ब्रांचेस है, लेकिन इनको हम नोड्स कहेंगे इन सारों को ना। रूट भी एक नोड होती है, पहली नोड होती है। और जो लास्ट पे होते हैं ना, जिसके बाद दोबारा उससे आगे कोई चाइल्ड नहीं है, उसको हम लीव्स बोलते हैं। ये लीव्स है, ये चारों। तो रूट का आपको पता होना चाहिए क्या होती है, लीव्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। इनको हम बोलते हैं वाक्यों को चाइल्ड, के ये चिल्ड्रन है इसके। अच्छा। एंड अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस ऑफ इट्स चिल्ड्रन, इसके चिल्ड्रन होते हैं। द टॉप नोड इज कॉल्ड द रूट। बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसमें दो चाइल्ड होंगे, लेफ्ट और राइट। ये जो हमने अभी दो देखे ना, ये बाइनरी ट्रीज है। देखिए इसके दो चिल्ड्रन हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे। फिर इसके भी दो चिल्ड्रन हैं, लेकिन ये एटमोस्ट दो होने चाहिए, कम से कम एक चाइल्ड भी हो तो काफी है, कोई मसला नहीं है इसमें। यानी अगर सिर्फ ये वाला चाइल्ड है, लेफ्ट वाला, या सिर्फ राइट वाला चाइल्ड है, तब भी काम चल जाएगा। अगर दोनों हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकते चाइल्ड, और अगर कोई चाइल्ड नहीं होगा तो वो लीफ नोड होगी। यानी जो चाइल्ड है वो लेस देन इक्वल टू टू हो सकते हैं। टू से ज्यादा नहीं हो सकते, टू से कम हो सकते हैं बस। अच्छा, बाइनरी ट्री तो ये होता है जिसमें इसकी कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है बाइनरी ट्री, इसमें बस दो चाइल्ड मैक्सिमम हो सकते हैं, कम से कम कोई नहीं होगा हर नोड के। ये नोड थी, इसके दो चाइल्ड हैं, फिर ये नोड है, इसके दो चाइल्ड हैं, फिर ये नोड है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ये नोड है, इसका एक चाइल्ड है। तो इस तरह से ट्री बना हुआ है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि ये इस तरह का ट्री होता है, जैसा ये 50 30 70 ये लिखा हुआ है ना। इसकी एक दो कंडीशंस होती हैं। स्पेशल काइंड ऑफ बाइनरी ट्री विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फॉर एनी नोड द वैल्यू ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री और ऑल लेस देन द नोड वैल्यू। वो कह रहा है 50 से नीचे जो है ना इसका चाइल्ड, इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए 50 से, और इसके जो चाइल्ड है उनकी वैल्यू भी 50 से छोटी होनी चाहिए। और जो राइट वाला है वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है ना, राइट जो इसका चाइल्ड है, इसकी वैल्यू रूट से बड़ी होनी चाहिए, 50 से बड़ी होनी चाहिए। और उसके चिल्ड्रन की वैल्यू भी। ये चीज क्लियर हुई रिक्शा? ओ, स्क्रीन शेयर तो की भी है ना मैंने। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपके पास लिखा हुआ है 5। ये एक नोड है, इसके दो चाइल्ड है, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट वाला है ना, इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, जो राइट वाला है इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बस। किससे बड़ी होनी चाहिए? इससे, नोड से ना। तो ये होता है बाइनरी सर्च ट्री, इसमें ये प्रॉपर्टी लाजमी होनी चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री इसको क्यों कहते हैं पता है? ये सर्चिंग में हमारे लिए आसानी करता है। हमने ये थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था सर्चिंग में कहीं, बिग ओ फैन के केस में पढ़ा था हमने, जब हम लॉग वाला देख रहे थे। याद है आपको? हेलो। अच्छा। अच्छा, मैं भाई, एक नॉर्मल एरे है जिसमें वैल्यूज है 10 20, ये वाली मैं सारी वैल्यूज लिख रहा हूँ, 20 30 40 50 60 70 80। इसमें मुझे आखिरी 80 ढूंढना है, तो कितना मुश्किल होगा, मुझे सारों को चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। जबकि हो सकता है अरे 1000 की हो या 2000 की हो, मुश्किल होगा ना। लेकिन अगर मैं इसको ट्री बना लूँ इस तरह से, बाइनरी सर्च ट्री में ऐड कर दूं एरे को, तो ये इस तरह का ट्री बन जाएगा। पहले हमने ट्री बनाना होता है। अच्छा, अब मैंने ढूंढना है इसको, तो मुझे पता है कि 50 से छोटे नंबर जो है ना, पहला नंबर 50 है। 50 से जो लेफ्ट में है ना ट्री, ये वाले सारे नंबर्स, ये सारे 50 से छोटे हैं, ये सारे 50 से बड़े हैं। तो अब जब मुझे नंबर ढूंढना है 80, तो 80 को मैं कहाँ देखूंगा, राइट वाले ट्री में कि लेफ्ट वाले ट्री में? राइट साइड में, तो मैं इधर आ जाऊंगा, इधर मैं अब 70 और 80 को चेक करूंगा। तो 70 क्या है, छोटा है ना 80 से, तो अब मैं कहाँ चेक करूंगा, लेफ्ट पे कि राइट पे? राइट पे। तो देखिए,
कि 80 मिल गया, कितनी आसानी से मिल गया यहाँ पे। इसका मतलब है ट्री के जरिए हम सर्चिंग आसान कर सकते हैं अपनी, जल्दी सर्चिंग कर सकते हैं। ये समझ आई रमिशा? चलिए अगर ये समझ आ गई ना आपको, तो इट मीन्स कि आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि बाइनरी सर्च ट्री हम क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पस तो समझ आ गया ना, और कैसे ये सर्चिंग को आसान करता है। चलिए बस दो चीजें याद रखनी है, इसकी कंडीशन ये होती है कि जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है ना, उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए पेरेंट से, नोड से, और राइट वाले की बड़ी होनी चाहिए। तो फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फिर हमारे लिए सर्चिंग करना इजी हो जाता है। आगे एक छोटी सी चीज देखेंगे और फिर हम आज के लेक्चर एंड करेंगे, फिर बाकी बाद में देख लेंगे। ठीक है, कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसमें हमारे पास होती है ट्रेवर्सल, जब हम ट्री बनाते हैं ना, ट्री को हम ट्रेवर्स करते हैं। 50, 30, 40, नहीं, 60, 10, 40, यहाँ पे हम कर देते हैं, इसकी वैल्यू छोटी होगी, 55, 80। नहीं, इसको ना मैं थोड़ा सा, अच्छा तीन चीजें हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, हम ये समझना चाह रहे थे अभी। बस ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है, आप लोगों ने बोर नहीं होना। 50, 30, 70, 60, 80, 10, 40। अच्छा, अब हमारे पास जो इन ऑर्डर होता है ना, ये ट्रेवर्स करने का मतलब है कि किसी जैसा एरे है ना, उसकी सारी वैल्यूज को चेक करना, इसे बोलते हैं ट्रेवर्सल। तो ट्री के केस में मैंने किस तरह वैल्यू चेक करनी है, पहले मैंने पेरेंट को देखना है, फिर उसके चाइल्ड को देखना है, फिर उनके चिल्ड्रन को देखना है। या जैसे हमने देखा था ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसमें दोनों में तरीका डिफरेंट था ना। तो इस केस में ट्रेवर्सल किसे बोलते हैं, ट्रेवर्स करने का मतलब है कि आप समझ लें कि ट्रेवर्स करना है जिस तरह आप रास्ते पे जा रहे हैं, तो आपकी डायरेक्शन क्या है, किस तरह से जा रहे हैं। अब इसमें मैं पहले किसको चेक करूं, मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं पहले कहूँ कि मैं पहले 50 को चेक करूंगा, फिर 30 को, फिर 10 को, फिर 40 को, फिर 70, फिर 60, फिर 80। ये एक ट्रेवर्सल का तरीका हो गया ना एक। इसी तरह ट्रेवर्सल के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। जैसे ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि पहले आपने एक लेवल को चेक करते हैं, फिर दूसरे लेवल को, पहले इस लेवल को सिर्फ आप करते हैं, फिर इस लेवल को, फिर इस लेवल को। तीनों तरीके डिफरेंट होते हैं। इन ऑर्डर पता है किसे बोलते हैं, इन ऑर्डर बोलते हैं कि अगर आप इसको आसान से ना सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिखें, और इसको ना इस ऑर्डर में, बेसिकली रमिशा, इन ऑर्डर में हम ट्रेवर्स करते हैं ना, तो वैल्यूज ये आनी चाहिए, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, यानी सॉर्टेड ऑर्डर में आए, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, 10, फिर 30, फिर 40। तो तरीका है, आप मुझे बता सकें कैसे हम इसको सर्च करें, इसको ट्रेवर्स करेंगे, लूप लगाएंगे कि ये इस ऑर्डर में डेटा दे। या इसको हम कैसे इजीली समझ सकते हैं, देखिए इसका पता है तरीका क्या होता है। इन ऑर्डर की जब बात होगी ना, आपसे कहा जाएगा कि इन ऑर्डर में बताएं कैसे आपने इसको, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो आपने सिंपली ये करना है कि आपने इसके नीचे ना एक लाइन लगा के इसका एक लूप बना देना है, लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। अब आप समझे, आपके पास एक धागा है, थ्रेड है जो ऊपर से आ रहा है, और आपने इसको इसमें से गुजारना है, इन सर्कल्स में से। अब देखिए पहले कौन कौन सा आइटम आया, सबसे पहले धागा के थ्रेड कहाँ से गुजरे, 10, फिर 30, देन जी। तो देखिए इसने क्या कहा था, इन ऑर्डर जो है ना, वो कह रहे हैं जब आप इन ऑर्डर करते हैं तो पहले आपने लेफ्ट को देखना होता है, फिर रूट को, फिर राइट को। तो हमने सबसे पहले आखिरी नोड के लेफ्ट को देखा, फिर रूट को, फिर राइट को, फिर उसके ऊपर वाले ट्री के रूट को देखा, ये पहला ट्री खत्म हो गया ना, फिर इसके रूट को देखा, फिर लेफ्ट, रूट, राइट। तो हमने इजी तरीका निकाल दिया ना इसको सॉल्व करने का।
सेकंड तरीका जो है वो कह रहा है कि प्री ऑर्डर होता है। प्री ऑर्डर में वो कह रहा है कि ये किसी ट्री को कॉपी करने के काम आता है। आपसे सवाल ये हो सकता है कहीं पे भी कि आपने अगर प्री ऑर्डर के थ्रू इसकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, ये सवाल हो सकता है कि प्री ऑर्डर के थ्रू वैल्यूज क्या होंगी। तो आपको मैं सिर्फ उस हवाले से बता रहा हूँ, हम इसकी और डेप्थ में नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि प्री ऑर्डर से लिखें तो फिर इसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो प्री ऑर्डर में आप समझे कि आपने यहाँ पे ये और आप सर्कल बना दें। अब आपने क्या किया, लेफ्ट पे ले गए ना। समझ आ रही है इसकी। अब आप अगेन इसको समझेंगे थ्रेड है और आप इसमें से गुजार रहे हैं इसको। यहाँ भी इससे गुजरेगा पहले, फिर इससे, फिर इससे। हाँ, इसमें क्या होगा, वैल्यूज क्या बनेंगी? 50, 30, 40, 70, 60 और 80। समझ आ रही है इस चीज की? ठीक है। और लास्टली हमने क्या करना है, अब आपको ये समझ आ गया तो आपको पोस्ट ऑर्डर भी समझ आ जाएगा कि आपने यहाँ पे आपने ये चीज लगानी है। ठीक है। अब आप समझे कि ये थ्रेड जो है ना, लेफ्ट राइट रूट। अच्छा, अगेन जो है ना उसने आना यही सही है। ठीक है निमिषा, इसने आना हमेशा यहीं से लेफ्ट साइड से ही आना है। देखिए अब पहले वो लेफ्ट, इसमें क्या होता है लेफ्ट राइट और फिर रूट। तो देखिए पहले 10 होगा, 10, 40, 30, फिर 60, 80, 70 और फिर लास्ट में 50 आएगा। तो आपको समझ आ गई इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अगर आपको ट्री दिया जाए और कहा जाए कि इसके इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या बनेगा, या प्री ऑर्डर का या पोस्ट ऑर्डर का, तो आप निकाल सकेंगी। हाँ हाँ हाँ, चले ये तो अच्छी बात। आपका डिफॉल्ट वैसे आंसर बना रही है सर। हाँ हाँ, लेकिन हमने तो हाँ बस आप इस इसको याद रखना है आपने, इसको इस चीज को, जो हमने थ्रेड वाला देखा है ना कि आपने इन ऑर्डर में क्या होगा, नोड के नीचे आप इस तरह से लगा दें। प्री ऑर्डर में क्या होगा, नोड से पहले ये लगा दें। पोस्ट ऑर्डर में नोड के बाद ये लगा दें। ठीक हो गया निमिषा? आप तो ठीक। चलें, ठीक है नूर, हम आज फिर इतना ही करते हैं ना। और बाद में टाइम मिला तो हम इसको ग्राफ वगैरह को देख लेंगे। मुझे बताएं कि चीज़ों की समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं और हम ये ऐसे रिपीट ही कर रहे हैं। हाँ, असल में ना मुझे खुद भी यही है कि हम रिवीजन कर लेना, ये असल चीज़ तो रिवीजन है। पढ़े तो आप हमने होते हैं लेकिन हम भूल चुके होते हैं चीज़ों को। और प्रॉपरली इसमें हमारे पास टाइम इतना है नहीं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है ना तो हम इसको थॉरोली करते। टाइम थोड़ा है तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। अल्लाह करे कि आपकी जॉब हो जाए तो वेल एंड गुड। लेकिन हमें पता है कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो अगर कोई जो है, अगर आपको अल्लाह ताला दोबारा मौका दे तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। एक्सपीरियंस जो है ना, आपको टेस्ट देना देने जाना ये खुद एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो ये भी कर लेना ज़रूरी होता है। तो इस ये तैयारी आपकी इंशाल्लाह वेस्ट नहीं जाएगी। बट हमें दोबारा मौका मिला तो फिर हम इस तरह करेंगे कि इसके बाद ना, जब आप एक दफ़ा टेस्ट दे दें उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इन टॉपिक्स को थॉरोली एक दफ़ा रिवाइज कर लें डिटेल में। ठीक है, चलिए आज टेस्ट, देखिए टेस्ट तो मुश्किल इस सेंस में कि कंपटीशन ज़्यादा होता है ना। टेस्ट मुश्किल ना भी हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत सारे होंगे। तो उसमें लेकिन चांसेस होते हैं ना, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप लक पे भी होता है, फिर अगर आपकी लक भी काम कर रही है तो आप सॉल्व तो कर लेंगे। बट क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, बस ये इतनी सी बात है, कंपटीशन जब ज़्यादा होता है ना
तो आपको नहीं पता कि आपसे अच्छी अच्छी तैयारी किन लोगों ने की हुई है। हो सकता है किसी ने 2 महीने पहले से तैयारी करना शुरू की हो, उसको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से आते होंगे। लेकिन सिर्फ मेन मरहला ये होता है यहाँ पे, टेस्ट वाला। टेस्ट के बाद इंटरव्यू वगैरह में तो सिफारिश भी चल जाती है, लेकिन मेन चीज टेस्ट होता है। टेस्ट में आपको कोई नहीं बचा सकता, ये आपने खुद ही करना होता है। इसमें हमारे डीजीज के बच्चे भी फेल हो जाते हैं, मेंबर्स के बच्चे भी बाज़ वक़्त फेल हो जाते हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं। टेस्ट आपने अपनी मेहनत से करना है, उसके बाद तो आपके रेफरेंस की बेस पे भी हो जाएगा आगे तो काम, काफ़ी हद तक। तो चलें, ठीक है, आज एंड करते हैं इसको। जी, जी। इसके बाद अच्छा, वैसे तो हमारा हर रोज़ ना कुछ रह ही जाता है।